हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में आपको हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और बाद में उसमें एक ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने आपको समझाया था कि जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास करंट कंडक्टिव वायर है, तो उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो आपको हमने बताया था। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो करंट कंडक्टर है, इसमें करंट जो ले जा रहा है, धारावाही चालक जिसे कहते हैं, उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो कितना होगा, है ना, वो उसके बारे में ये वैज्ञानिक है बायो एंड सावर्ट लॉ। ये बायो सावर्ट लॉ कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, उसके सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी कॉन्सेप्ट अच्छा समझने में आना चाहिए, तो इससे जो है कॉम्पिटिटिव जो भी कोई न्यूमेरिकल होगा उसको भी आप लगा सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए समझाते हैं क्या चीज़ है, कैसे है ना। शुरू करते हैं। इन्होंने क्या किया था कि कई प्रयोग किए। करंट कंडक्टर, जो कंडक्टिंग वायर ले लिया, कॉपर का ले लिया, जिसमें जो है धारा प्रवाहित की जा सके। तो लंबे तार ले लीजिए आप, है ना, वो जैसे कोई वायर हमने ले लिया, तो जैसे ही इस तरह से एक वायर हमने ले लिया, एक लंबा वायर ले लिया, मान लीजिए ये एक्स कर दिया, ये एक सिरा जो है वाई कर दिया, ठीक है। कोई छोटा मोटा तार है, लंबा तार ले लीजिए। अब इसमें करंट फ्लो करा दीजिए। मान लीजिए हमने करंट फ्लो करा दिया, इसमें आई करंट जा रही है, आई करंट हमने फ्लो करा दिया, तो ये आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक। तो ऑरस्टेड के अनुसार क्या था कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, है ना, ये पैदा हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा तो कितना होगा, मान लो हम यहाँ पे देखना चाहते हो तो कितना होगा, थोड़ा दूर जाके देखते हैं तो कितना होगा, और दूर जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम तिरछा देख रहे हैं तो क्या पड़ेगा, ठीक परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। मान लीजिए हम तार पे ही देख रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें बताने के लिए बायो सावर्ट ने अपना रूल बताया था, वो आप समझिए। रूल ये था कि इन्होंने बहुत ही छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया था। जैसे मान लीजिए बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लीजिए, जैसे तार तो बहुत लंबा है, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट आप ले लीजिए। जैसे ये हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया इसको, है ना, ये मान लीजिए दिखाने के लिए ये ले लिया। अब इसकी लंबाई आप मान सकते हैं कि dl है। वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो dl पे वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। अब होगा क्या, ये मान लीजिए कोई आपका एक जो है एलिमेंट हो गया। अब यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया। अब इस पॉइंट पे हमने, अभी बताएंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, इसका कारण भी बताएंगे क्या ऐसा लगा रहे हैं। ये कोई पॉइंट है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो रेडियस वेक्टर है वो है आपका आर वेक्टर। अगर पोलर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो आर कामा थीटा इसका वेक्टर बना रहा है। खैर उसको छोड़िए, ये डिस्टेंस आपकी आर है। हम इस ओर जा रहे हैं तो आर डिस्टेंस पे, उसकी दूसरी ओर तो आर डिस्टेंस, ये वेक्टर है। हम आपको दोनों फॉर्म बताएंगे, वेक्टर फॉर्म भी ऐसे भी। तो वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे एक जो है आप सर्किल बनाएंगे, वहाँ पे डॉट लगा देंगे। हर चीज़ का आपको रीजन बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। ये हो गया dl। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I, ये करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है, तो भाई एलिमेंट बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम बनाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा क्षेत्र ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये देखना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने दिखाया dB, यानी d मतलब dB मतलब हो गया स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं E से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड B से दिखाते हैं। खैर अब यहाँ पर इसको छोटा करना है तो d लगा दीजिए, इनफाइनेटेसिमल मतलब कि बहुत कम, है ना। ये जो लंबाई है बहुत कम, d लगाने में बहुत कम लेने के लिए d लगा के निकाला जाता है। अच्छा, तो आप ये समझिए dB हो गया। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर dB हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि ये अंदर को होगा, है ना, इनसाइड, और ये आउट हो जाएगा। ये कम इन है, ये मतलब ये इन हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा। बताएंगे, पहले आप फिगर समझिए। तो बायो सावर्ट ने
ये जब कोई वायर में करंट को फ्लो कराया तो उन्होंने देखा कि इसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ये बताया ऑर्स्टेड ने। और उस पर रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मान लो इस एलिमेंट से हम कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक कोई पॉइंट लेते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वो यहाँ से थीटा एंगल बनाता है, तो बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये उन्होंने पूरा निकाला। तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक एक करके आप समझिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अनुक्रमानुपाती इसको कहते हैं हिंदी में, वो है। यानी जैसे जैसे धारा आप बढ़ाएंगे ये जो है फील्ड बढ़ती जाएगी, यानी कि उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा फील्ड बढ़ जाएगी, तो आई के प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा जो आपका ये डी बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो यहाँ का जो डी एल है, ये जो सेक्शन है, इतना जो एलिमेंट लिया है, इसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा, यानी लंबाई इसकी जितना ज़्यादा होती जाएगी, जितनी बढ़ती जाएगी, ये फील्ड उतनी बढ़ती जाएगी। यही यानी ये भी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल वेक्टर। बात समझिए, ये डी एल हो गया। आप अभी चाहें तो बिना वेक्टर के भी लिख सकते हैं, बाद में इसका वेक्टर फॉर्म हम बना देंगे। अभी आप बिना वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखिए, है ना, ऐसे लिखिए। वेक्टर फॉर्म बाद में बनाते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, फिगर में बना रहने देते हैं। तो डी एल के ये प्रोपोर्शनल हो गया। अब बात आती है एंगल। तो जो एंगल है इसका जो साइन होगा, है ना, इसका साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो डी बी है वो क्या हो जाएगा, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचता है, दूरी, डिस्टेंस। तो आप जानते हैं हर चीज़ में डिस्टेंस में क्या होता है, दूरी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो घटेगा ना वो। जैसे हम नज़दीक रहेंगे तो फील्ड ज़्यादा होगी, दूर जाएंगे फील्ड कम होती जाएगी। भाई चुंबक है, हम लोहे की कील लाते हैं, नज़दीक लाते हैं तो चिपक जाती है, दूर ले जाते हैं तो नहीं चिपकती है, क्योंकि फील्ड तो है लेकिन ताकत कम हो जाती है, तो वही क्षेत्र कम हो जाता है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो ये दूरी जो होता है, ये दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, स्क्वायर के। जैसे डी बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो दूरी है उसका वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो डी बी इस समय इन चार राशियों पर निर्भर कर रही है, जिस तरह से करीब आपके सामने लिखा हुआ है। अब इन सभी रूल्स को आपस में हम लोग मिलाएंगे, है ना। तो मिलाने मतलब ये नहीं कि हम इसको गुणा कर रहे हैं तो डी बी की पावर 4 कर दिया, ऐसा बेवकूफ़ी मत करिएगा। ये डी बी पावर 4 नहीं होता, ये होता क्या है, इसको हम सबको जो है कंबाइन करते हैं, यानी वी कंबाइन ऑल द रूल्स। तो सभी रूल्स को हम कंबाइन करेंगे। तो डी बी किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये ध्यान से देखिए। डी बी प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सबको आपस में मिला दीजिए। तो मिलाएंगे तो कंबाइंड इफेक्ट होगा आई डी एल साइन थीटा और अपान आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि शायद इसको साइड वाइज मल्टीप्लाई किया गया है, तब तो यहाँ पे पावर 4 लिख देंगे, डी बी पावर 4 ये। तो ये ऐसी गलती आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे हम इन सभी रूल को क्या कर दिए हैं, कंबाइन कर दिए, यानी इनका कंबाइंड इफेक्ट है ये। तो डी बी का कंबाइंड इफेक्ट इससे आ जाता है, यानी डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। आगे समझ में इतना हो गया। तो ये बायो-सावर्ट लॉ कहलाता है। अब यहाँ पे जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, वो चिन्ह, इसको हटाने के लिए एक हम जो है कांस्टेंट यहाँ पे लाएंगे। वो कांस्टेंट यहाँ पे जो है वो आपके सामने ला रहे हैं। इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिगर कॉपी कर लीजिए, ये पूरा कॉपी करिए, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए जो हम आपको समझा रहे हैं ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप एक्सप्लेन खुद कर सकते हैं। किताब से कोई लिखी लिखाई भाषा या रटी रटाई भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आप फिगर बनाइए, बाकायदा वहाँ पे लिखिए कि बायो-सावर्ट ने शुरू में धारावाही चालक में ओस्टेड ने बताया कि धारा प्रवाहित करने पर, है ना, करंट फ्लो करने पर चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इसको आप इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए डी बी किस तरह से इफेक्ट होता है ना, डी बी किस पे डिपेंड करता है। वो चार ये आप इन इक्वेशन वो लिख दीजिए, रिलेशन लिख दिया। अब इन रिलेशन को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। वहाँ लिख दें कंबाइनिंग दी एबव रिलेशन, बस हो गया, कंबाइन कर दिया, बस हो गया इतना। तो बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान रहते हैं, जैसे टीचर ने लिखवा दिया पूरा 2 पेज में बायो-सावर्ट लॉ इतना इतना इतना, उसको रटने लगते हैं। रट के फिजिक्स नहीं समझ में आएगी ना। वो फिजिक्स आप करने खाली आप वहाँ से रट रहे हैं, है ना, स्टोर कर रहे हैं, बाकी जाके एग्जाम में उड़ेल दे रहे हैं, और कोई मतलब नहीं फिजिक्स का। फिजिक्स समझेंगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आप ऑटोमेटिक लिखना शुरू कर देंगे, है ना। ये आप अपने अंदर लाइए।
ठीक है, तब आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगेगी। देखिए, तो इतना हमने आपके सामने लिख दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाने के लिए डी बी इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हमारा जो है रेडी हो गया। अब बात आती है म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू, इसका यूनिट सब आपको हम बता रहे हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। इसमें आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, आप सुनिए, ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई आया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 10 पावर -7 और मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। एक तो यूनिट ये होती है इसकी, है ना। दूसरी यूनिट आप बना सकते हैं वेबर में, है ना। वेबर एक मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा हो जाता है 10 पावर -7 और वेबर पर, है ना, एम्पियर मीटर। ये दो यूनिट आपके सामने आई हुई हैं, इनको जैसा आप याद रखेंगे, है ना। बाकी डायमेंशन इत्यादि हम निकाल सकते हैं। ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये वेबर पर एम्पियर मीटर, ये दोनों इसी म्यू नॉट अपान 4 पाई के लिए है। आप चाहें तो इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर आर। वेबर को डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, है ना। ये 60 में हमने लिख दिया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर, डब्ल्यू भी लिखिए 60 में, एम्पियर मीटर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बात आती है म्यू नॉट है क्या। तो आपने कूलाम्ब लॉ में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वहाँ पर कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है वहाँ पर कूलाम्ब लॉ में। यहाँ पर जो आपके सामने म्यू नॉट आया हुआ है, ये कहलाता है परमिएबिलिटी। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं चुंबकशीलता और इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। दोनों आमने सामने देख लीजिए, इस पर रिलेशन भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, करके दिखा देंगे आपको, है ना। तो सबसे पहले अभी इसको चलो हटा दो, तो बाद में ले आएंगे। आप म्यू नॉट पे फोकस करिए। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हिंदी में कह सकते हो ये निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, ठीक है। जिसको आप जो है पहले कॉपी करिए। तो हम देखते हैं बहुत लोग जो है यूनिट इत्यादि में थोड़ा सा उलझ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से। एम के सिस्टम में आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको भी नहीं मिटा रहे भाई, इसकी ज़रूरत है, थोड़ा सा और समझा दें आपको। यहाँ पर लिख देते हैं म्यू जीरो या म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात। फ्री स्पेस मीन्स निर्वात, और परमिएबिलिटी मतलब होता है चुंबकशीलता। हिंदी में बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है म्यू नॉट, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर इसके हम यूनिट लिखना चाहते हैं, है ना, एम के सिस्टम में, तो यूनिट इन एम के एस सिस्टम, ठीक है। तो आपने भी देखा था कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर था, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, न्यूटन को हम लिखते हैं, अगर हम डायमेंशन में देखें तो डायमेंशन में हो जाएगा mL/T-2 और एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, न्यूटन mL/T-2 और ये। अब देखिए यूनिट लिखना कितना आसान है, समझिए ज़रा। यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, एम के सिस्टम में यूनिट किलोग्राम मास, मीटर, बोलिए, हो रहा ना। फिर सेकंड
-2 और एम्पियर -2, ये हो गई यूनिट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देख रहे हैं ना, यही से कितना आसानी दिखा देते हैं। मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टी सेकंड में और एम्पियर तो एम्पियर है। तो क्या लिख दिया हमने, किलोग्राम, मीटर, सेकंड पावर -2 और एम्पियर पावर -2, ये आपकी यूनिट हो जाएगी म्यू नॉट की। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। बाद में वो क्या करते हैं, एग्जाम में कभी कोई पूछ लेते हैं कि इसका जो है वेक्टर फॉर्म लिखिए, यानी राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, वो हम आपको बताते हैं। जितना कॉपी कर लीजिए पहले, तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको समझा रहे हैं, है ना। फिर इसको आप थोड़ा अपने बुक से पढ़िए, ये नहीं कह रहे हैं कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, तो उसको जो पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर बना दिया माइंड में आपके कि बायो-सावर्ट क्या है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी छोटी छोटी बातें लिखी रहती हैं, कुछ हम भी कोशिश करते हैं बताने की, कुछ और उसमें भी लिखी रहती है, उसको दोनों मिला के अपना बढ़िया सा जो है नोट्स रेडी करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो DL है और ये R है, ये DLR यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब हम बनाते हैं, ये जब चारों तरफ पैदा होता है तो यहाँ पर रूल लगते हैं, राइट हैंड है ना, थम्स रूल, मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल, है ना, राइट पाम रूल, हथेली, ये दाएं हाथ की हथेली, इसके रूल है। तो 3 रूल यहाँ पे हम लगा के ये निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी, है ना। तो देखिए जो क्रॉस है वो हम आपको बता दें, वेक्टर फॉर्म चलिए बाद में बताते हैं अभी थोड़ा, या फिर वेक्टर फॉर्म अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेक्टर फॉर्म निकाल देते हैं इसका, तब आपको फिर एक साथ जो है डायरेक्शन समझाते हैं। वेक्टर फॉर्म, रुक जाइए, पहले वेक्टर फॉर्म ही बता देते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, DB वेक्टर इज इक्वल टू, या भी DB पे ऐसे रहने दीजिए, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, फिर IDL इंटू R साइन थीटा अपान R3। होश में, बहुत होश में बताइए, कंसंट्रेट रखिएगा माइंड। यहाँ पर हमने R से मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ना, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है R से, ये देख लीजिए। तो ये R² था तो R³ हो गया। अब देखिए धीरे धीरे हम कहाँ पे आपको ले चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, और आपको थोड़ा सा पहले ये बता दें, इसको हटा दो, इसको हमने फ्रॉम 1 लिख दिया, फ्रॉम 1। ठीक है, आपने पढ़ा है 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा इंटू एन कैप, ऐसा पढ़ा ना। और एन कैप क्या होता है, A और B, जैसे मान लो ये हमारे हाथ में 2 उंगलियां हैं, तो A और B दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो A क्रॉस B क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कि नहीं। यहाँ पर ये समझिए 2 वेक्टर हैं A और B, और A क्रॉस B क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं एन कैप, तो ये एन कैप हो गया। अब जरा देखिए ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है AB साइन थीटा, इधर ध्यान से देखिए आप, DL A समझ लो और R B समझ लो, साइन थीटा समझ लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये DL वेक्टर क्रॉस R और अपान हो जाएगा R3, ये हो जाएगा DB। अब इस पर हम लगा लेंगे वेक्टर, ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, यही है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो एन कैप होगा, जिसका एन कैप होगा, अगर हम इसको निकालते हैं तो एन कैप की दिशा किधर होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ऐसे होगी। तो मान लो ये DL है, ये R है, तो परपेंडिकुलर कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये जो आपका ब्लैक बोर्ड जो हमारा बना हुआ है, या कागज़ का जो तल है प्लेन पेपर, उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर इस तरह से होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया ना, तो यहाँ पे हमने क्रॉस बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, डॉट बना दिया। अब आपको थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं कैसे है ये। तो इसमें तो वेक्टर फॉर्म पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है,
अब आपको हम समझा रहे हैं कि इसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल इत्यादि लगाने में उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कई नियम हैं, हम आपको सबसे बढ़िया पहले बताते हैं राइट हैंडेड यानी मैक्सवेल्स। ये रूल बहुत बढ़िया काम करेगा आपके लिए। राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, राइट हैंडेड स्क्रू लॉ। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपके हाथ में ये स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, और यहाँ पे पेंच है ना, ये मान लीजिए कोई पेंच है, ये पेंच हमने ले लिया। अब ये पेंच को ये क्या करेगा, ये कसेगा। तो जब ये कसेगा तो ये ऊपर को जाएगा, जब ये कसा जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये एक पेंच बना दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। ये ऐसे समझिए पेंच बन गया, और ये इधर जो है हम करंट को शो कर रहे हैं, और ये यहाँ पर ये एक जो है स्क्रू ड्राइवर हमने लगा दिया, ठीक है। ये जो है स्क्रू ड्राइवर लगा दिया ऐसे। अब होगा क्या कि जब पेंच को ये कसा जाएगा तो देखिए ये क्या होता है, इस पहले समझिए। आप ज़रा हमारे इस अंगूठे पे ध्यान रखिएगा, ये अंगूठा देखिए, अंगूठा ना ये, तो अंगूठे पे ध्यान रखिएगा ये कैसे घूम रहा है। तो देखिए हम इसको जो कसेंगे तो समझ लो ये पेंच है, इसमें कस रहा है, और धारा जो करंट ऊपर को जा रही है ना। तो इसको कसेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, देखिए ये कस रहे हैं ना। तो आपको लग रहा होगा कि देखिए हम कस रहे हैं, देखिए हमारा अंगूठा इधर है और घूम कर ऐसे आ रहा है, और नज़दीक आ रहे हैं घूम कर ये ऐसे आ रहा है ऐसे। तो चलिए इसको हटा लेते हैं, हम केवल अंगूठा दिखाते हैं। देखिए अंगूठा यहाँ था, अब ये अंगूठा घूम कर ये आ रहा है, इसे अंदर जा रहा है। तो लग रहा है जैसे यहाँ से आउट बाहर हो रहा है, यहाँ से आउट होकर यहाँ पर इन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इधर से ये निकल रहा है और इधर को ये जा रहा है। बात सकता है कि नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा पेंसिल है, देखिए ये आपको इधर का हिस्सा काला दिख रहा होगा, ये काला दिख रहा होगा ये, ठीक है। और ये इधर नोक है, ये है ना पिन टाइप का दिख रहा है। तो अब बताइए कि जब हम आपको एक पेपर पे बना भी दिए हैं, ध्यान से देखिए, देखिए हम आपके लिए बना भी दिए हैं इसमें, ये ऐसे देखिए हमारे प्लेन पेपर पे एक जो है वायर दिख रहा है, इसमें ये करंट जा रही है, एरो ने बना दिया, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, ठीक है, इस तरह से। अब ये जब अंगूठा जब ऐसे चलेगा, तो जैसे मान लिया हम इसको पकड़े हुए हैं, तो जब अंगूठा चलेगा तो ये जो है हिस्सा ये अंदर को जाएगा, और जब ये अंदर को जाएगा तो देखिए हमने इसको अंदर कर दिया, ठीक है। अब ये अंदर हो गया। अब देखिए ये जो है ये अंदर ये जा रहा है, तो आपको जब ये अंदर जा रहा है तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। ये हिस्सा जो दिखाई देगा इसको हम क्या दिखाते हैं, क्रॉस से। यानी जो कागज तल है, प्लेन पेपर है, उसके अगर परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, इनवर्ड, तो वहाँ पर उसको क्रॉस से दिखाते हैं। अब यही देखिए बाहर निकल रहा है, ये अंदर जाता हुआ जब जाएगा तो बाहर ये निकलेगा, और जब निकलेगा तो ऐसे बाहर को आएगा। तो ये जब बाहर को आएगा तो यहाँ पर ये देखिए अब ये इधर से बाहर आएगा। अब आप समझ रहे होंगे, ये देखिए ये इधर से बाहर आ रहा है ना। तो जब बाहर आ रहा है तो आपको ये नोक वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये नोक वाला हिस्सा दिख रहा है, और ये फिर अंदर देखो जा रहा है, तो ये इधर का हिस्सा दिख रहा है, तो ये हो गया क्रॉस। और जब इधर से घूम के इधर आ रहा है तो ये हो गया डॉट, ये देखिए डॉट से निकल रहा है। तो इस तरह से ये जो है राउंड करता है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये आपका इनवर्ड है, क्रॉस से दिखाएंगे, और ये आउटवर्ड है, तो ये पहले ये अंदर को जाएगा, फिर ये अंदर ऐसे आएगा। तो हमने एक कागज़ से आपको दिखाने का प्रयास किया कि दिखाई दे, क्योंकि बोर्ड पे तो छेद कर नहीं सकते कि इसमें होल करके इसे निकाल दें। तो ये इस तरह से बाहर आएगा, तो ये चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा करता है। यहाँ पे कितना पैदा करता है वो आपको फार्मूला बता रहा था अभी बायो सेवर्ट का। तो इतनी चीज़ें पहले आप समझिए। अब देखो दिशा में हमने आपको कोशिश किया बताने की, तो जो कसेंगे, अगर इसको हम कस रहे हैं, है ना, कस रहे हैं, तो उस अवस्था में जब ये अंगूठा ऐसे आएगा तो यहाँ दबेगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा, क्रॉस, और जब घूम के इधर को आएगा तो क्या बनाएगा, डॉट। तो अगर कहीं भी बुक में या कहीं भी अगर आपको दिखाई दे कि क्रॉस लगा हुआ है, जिसको समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की ओर है, अंदर जा रहा है, और जो डॉट है तो उसके बाहर आ रहा है। इस तरह से आपको समझना है। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू लॉ है ना,
और इसी समय फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर ये करंट रिवर्स कर दें, आपके मन में ये बात आएगी कि अगर ये रिवर्स कर दें तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। तब खोलेंगे तो अंगूठा देखिए जब इसको खोलने लगे ना, अब देखिए खोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको खोल रहे हैं। जब खोल रहे हैं तो बताइए अब अंगूठा अंदर से बाहर आके इधर जा रहा है, उस अवस्था में यहाँ पे क्या बन जाएगा, डॉट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। ये भी आपको समझना है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो ऊपर की ओर जा रही है तब फिर यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस, इस तरह से इसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, आगे और चीज़ आपको बताते हैं। एक होता है राइट थंब रूल, वो भी समझ लीजिए आप। राइट थंब रूल, उसमें होता क्या है, देखिए ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा हाथ, ये हमारा दायां हाथ लीजिएगा, बायां नहीं, दायां है ना, तो देखिए ये दायां है। अब हमने क्या किया, ये हमारे हाथ में एक करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, ये लेकिन करंट ऊपर को जा रही, ध्यान रखिएगा, करंट ऊपर को फ्लो हो रही है और हमने इसको ऐसे पकड़ा। तो देखिए ये अंगूठा जो है, हमारा जो अंगूठा है ये ऊपर को होना चाहिए, ये ऊपर को हो गया तो बता रहा है कि करंट ऊपर जा रही है। तो जब देखिए ये अंगूठे, ये जो उंगली है इसको हम कर्ल कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, है ना, देखिए मोड़ रहे हैं कि नहीं, तो हम इसको ऐसे थी और करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट किधर जा रही है, अंगूठे की दिशा में, और उंगली को हम अपने देखिए ये मोड़ रहे हैं, मोड़ रहे हैं कि नहीं, मोड़ते मोड़ते उंगली अंदर को मोड़ रही है। जब अंदर को मोड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की हो जाएगा। तो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बताइए इधर से क्या हो रहा था, इधर से उंगली अंदर से आ रही थी, देखिए आ रही कि नहीं आ रही, तो ये इधर डॉट दिखाते हैं, तो देखिए ऐसे क्या आ रहा है कि ये उंगली इधर को आ रही है, बाद में घूमती हुई अंदर को जा रही है, यानी ये इस तरह से हो रही है, इधर से आ रही है इधर को जा रही है, तो ये इनवर्ड हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, तो इधर हम क्रॉस लगा देंगे, इधर डॉट, तो ऐसे घूम गया। तो ये कहलाता है राइट हैंड थंब लॉ, है ना, ये थंब लॉ हो गया, अंगूठे का नियम है, थंब है ना ये थंब, लेकिन थम्स अप करंट की दिशा में रहता है ये, जैसे करंट ऊपर है तो ये भी थम्स अप हो गया, है ना, इस तरह से है। तो आप देखिए कोई वीडियो को लाइक करते तो ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हमारे वीडियो को हो सकता है आप ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उसके लिए करने के लिए फिर करंट क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो फिर ऐसे बनेगा, है ना। और अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो करंट को ऊपर ले जाके ऐसे देख लो, तो वीडियो में ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप करंट नीचे ला रहे हैं तो फिर आपको ये भी नीचे करना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर आप नीचे करंट जा रही है तो देखिए ये ऐसे ही रहेगा, अब अंगूठा नीचे है, करंट नीचे जा रहा है, तो उंगली को मोड़ेंगे तो देखिए ऐसा लग रहा है कि उंगली इधर से आ रही है और इधर घूमती हुई अंदर को जा रही है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर चला जाएगा और इधर से निकलेगा और इधर को चला जाएगा। तो आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक आपको रूल और कहिए, समझा दें, वो रूल होता है राइट पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं दाईं हथेली को, ये पाम, ये हथेली हो गई ना, पाम हो गया। अब होता क्या है कि जो अंगूठा है ये अंगूठे की दिशा में करंट होना चाहिए, ये करंट ऐसे जाना चाहिए, करंट जा रहा है, तो हम इसको जब धक्का देते हैं ऊपर को, जो ऊपर को देते हैं तो वही जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो हमने अंगूठा ऐसे फैला दिया हथेली, और फैला के धारा को, करंट को इधर को भेजा, और इधर को भेजा तो धक्का देने की दिशा में होगी। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर करंट अंगूठे के अंदर आ रही है तो फिर धक्का ऊपर को नहीं बल्कि नीचे दे दिया जाएगा। अब चलिए लाइए यहाँ देखते हैं क्या ये रूल लगता है कि नहीं लगता है। तो देखिए ये हमने हथेली ऐसे फैला दी, बताओ करंट जो है अंगूठे से ऊपर जा रहा है, नहीं अंगूठा की दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसको हम धक्का देंगे ऐसे, तो धक्का देंगे तो ऐसे धक्का देंगे बाहर को धक्का देंगे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल रही है, तो यानी बाहर को निकलेगी इधर चली जाएगी। तो ये राइट हैंड पाम रूल कहलाता है, दाईं हथेली का नियम। तो ये सब नियम बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिए, कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन तब भी आप भी अपने हाथ से करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया, तो आपको क्रॉस और डॉट के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा और समझा देते हैं, जैसे देखिए फिगर से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये है, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें धारा जा रही है, अगर ये दिशा में धारा जा रही है तो इधर नीचे जो है ये हम क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस का मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, अंदर की ओर है,
और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ये क्या है, ये डॉट बताता है बाहर की ओर है, तो ये बाहर निकलेगा, ये अंदर जाएगा। अगर हम यहीं पे देखते हैं तो कैपिटल बी आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। कारण क्या है हम आपको बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसी पॉइंट पे, यानी जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं बाहर इधर उधर, अगर हम वायर पे ही कंसीडर करें तो मैग्नेटिक फील्ड वायर पर जीरो होता है। कारण क्या है बताइए, क्योंकि थीटा आपका जीरो हो जाएगा, और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा है वहाँ पे सूत्र में, तो साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए आपका डी बी जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये समझ लीजिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर बी को जीरो कर दिया। अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो यहाँ समझा देते हैं। आपने अभी लिखा है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, है ना। ये स्केलर फॉर्म में लिखा था। तो बताइए अगर हम थीटा को जीरो कर दें, यानी यहाँ पर थीटा क्या है जीरो, तो थीटा जीरो कर दें तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो पूरा आपका डी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। समझ पा रहे कि नहीं। तो यानी कि अगर हम करंट कंडक्टर पे जो वायर है, अगर हम उसी पर पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पर डी बी विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर पर नहीं होगा, वायर से हटकर होगा, ठीक वायर पर नहीं होगा। ये चीज़ आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दी है। तो इस तरह से भी हम लोग जो है इसको समझा लेते हैं। कई तरीके हैं, एक नहीं बहुत तरीके हैं, थोड़ा बुक में पढ़िएगा वहाँ भी रहता है ना। तो इतना डायरेक्शन के बारे में आपको समझा दिया गया। तो हमने आपको बायो सावर्ट का स्केलर रूल बता दिया, वेक्टर फॉर्म बता दिया। वेक्टर फॉर्म में आपने देखा था, हमने यहाँ से आर से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, फिर ठीक है इसको डी एल क्रॉस आर बना दिया था, तो वेक्टर फॉर्म है। कभी कभी लोग गलत लिख देते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर कर देते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पे आर क्यूब होगा, स्केलर फॉर्म है तो आर स्क्वायर ही होगा, है ना। कारण आपको बता ही दिया है। ठीक, इतना कॉपी कर लीजिए। अब जरा एक बात और सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि हमने बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया था, डीबी बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लिया था, है ना। तो हम चाहते हैं कि नहीं, जितना लंबा तार है पूरे का निकालना चाहते हैं कि पूरा वायर एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपको बताना है। तो आप देखिए फार्मूला अभी क्या लिखे थे, फार्मूला लिखे थे स्केलर फॉर्म में, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आपने लिख दिया था कि नहीं। अब होगा क्या कि अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, यानी कि समाकलित कर दें, तो आपको पूरे का मिल जाएगा। क्योंकि डी बी क्या है, बहुत ही छोटा, तो डी एल क्या है, यहाँ पे बहुत छोटा एलिमेंट लिया गया था, तो बहुत छोटा एलिमेंट लिया गया था, इसलिए बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड मिला। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो आपका जो है एल के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, यानी पूरे वायर से आपको मिल जाएगा जितना वायर आपका यहाँ पे है। तो उसको हम इंटीग्रेट करके भी निकाल लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग तो डी बी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, यहाँ पे म्यू जीरो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ये क्या है आई, आपको मालूम है कि कितने एम्पीयर धारा हमने दे रखी है ना। तो ये आपका हो जाएगा आई, और आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपान आर स्क्वायर इंटू डी एल, है ना। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, और ये डी बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बी का इंटीग्रेशन ये, और फिर यही पूरा लिख दीजिए सेम। ठीक है, तो ये आपको जितना लंबा वायर होगा उसका पूरा वायर से जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर देगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ये भी हमने आपको बता दी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो है, तो हमने इस लेक्चर में आपको बायो सावर्ट लॉ क्या है, किस पे डिपेंड करता है, हमने आपको बताया कि जो डी बी है वो आई पे डिपेंड करती है ना, डी एल पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाद में दूरी डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना आपने बताया। फिर सभी रूल को हमने क्या कर दिया, मिला दिया आपस में, कंबाइन कर दिया, एक रिजल्ट बनाया। फिर हमने उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट अपान 4 पाई लगाया, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है, या वेबर पर एम्पियर मीटर होती है ना। ये यूनिट आप याद रखिएगा। तो हर चीज़ बताने की कोशिश की है ना। और भी चीज़ें इसमें बताएंगे, लेकिन जो है तो इतना पहले आप इसमें जो है पढ़िए, फिर आगे बताते हैं। आप देखिए, हम आपको थोड़ा सा आगे के लेक्चर में क्या बता देंगे ये भी बता दें। आपने अभी पढ़ा है म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके पहले आपने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युतशीलता, और ये है चुंबकशीलता। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी आपसे पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है। तो रिलेशन हम आपको निकाल के दिखा देंगे, है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। इस लेक्चर में आप सिर्फ बायो-सावर्ट रूल, इसका फिगर, है ना, कैसे बनाते हैं ये समझिए, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं ये समझिए, उसकी यूनिट्स और परमिटिविटी, वो परमिएबिलिटी की वैल्यू, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगले लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।